अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मसल लॉस के साथ और एरिथमिया होगा, जो कि या तो डायरेक्टली सडन कार्डियक डेथ करवा सकता है, या फिर यहाँ पे जो सिर्फ मायोकार्डियल इस्कीमिया हुई थी इंक्रीज सीवियरिटी और ड्यूरेशन के हिसाब से, जिसमें अभी इन्फाक्शन नहीं हुआ था, तो ये भी डायरेक्टली सडन कार्डियक डेथ कॉज करवा सकता है। अब मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो मसल लॉस और एरिथमियास के साथ हुआ है, उसमें अगर इन्फाक्ट हील कर जाता है तो ये क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर अगर इसी में वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग हो जाती है तो क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, या इसी एमआई में यानी मायोकार्डियल इन्फाक्शन में हाइपरट्रोफी और डायलेशन हो जाएगी वायबल मसल की, हार्ट मसल की, तो वो भी क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ लीड करेगा। अब क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हमने पढ़ा डायरेक्टली सडन कार्डियक डेथ का सबब बन सकती है, या फिर ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करवा के फिर सडन कार्डियक डेथ का कॉज बन सकती है। यहाँ पर जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ करवा रही थी मायोकार्डियल इस्कीमिया, वो भी डायरेक्टली क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट होकर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड देन सडन कार्डियक डेथ। और मायोकार्डियल इस्कीमिया डायरेक्टली भी जो है सडन कार्डियक डेथ का कॉज बनती है। तो ये पूरा इसमें इसका रिलेशनशिप और सीक्वल है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। ठीक है, अब समरी पे आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा एरिथमियास के बारे में कि एरिथमियास जो है ये इस्कीमिक या स्ट्रक्चरल चेंजेस जब आ जाए हमारे कंडक्शन सिस्टम में, उसकी वजह से होता है, जब इस्कीमिक या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएं, या फिर ये मायोसाइट की इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है। फिर हमने कहा कि जो स्ट्रक्चरली नॉर्मल हार्ट्स होते हैं, जो स्ट्रक्चरली नॉर्मल, तो उनमें एरिथमिया ज़्यादातर म्यूटेशंस इन द आयन चैनल्स की वजह से आती हैं, जिनको हम चैनलोपैथीज कह रहे थे। तो ये एबरेंट रीपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन करवाते हैं और एरिथमियास होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा सडन कार्डियक डेथ। मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ की वजह से होता है, जिसकी वजह से इस्कीमिया होगा। मायोकार्डियल इरिटेबिलिटी टिपिकली रिजल्ट करती है नॉन लीथल इस्कीमिया की वजह से, या फिर प्री एग्जिस्टिंग फाइब्रोसिस की वजह से भी मायोकार्डियम इरिटेबल हो जाता है, जो कि किसी प्रीवियस मायोकार्डियल इंजरी की वजह से हुआ। अब ये सडन कार्डियक डेथ जो है लेस ऑफनली एक्यूट प्लेक के रप्चर की वजह से भी होता है, विथ थ्रोम्बोसिस दैट इंड्यूस अ रैपिडली फैटल एरिथमिया, यानी प्लेक रप्चर हुआ, उसके ऊपर थ्रोम्बोसिस बना तो बहुत ही रैपिडली फैटल एरिथमिया हो जाएगा, जो कि सडन कार्डियक डेथ करवा देगा। दैट्स इट। यहाँ पे ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा से भी देख लें सडन कार्डियक डेथ। तो ये होता है जब अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाए किसी कार्डियक डिजीज़ की वजह से। ये जनरली सिम्टम्स के बगैर होता है, या फिर लेस देन 1 आवर आफ्टर द सिम्टम ये होता है, और ये ज़्यादातर फैटल वेंट्रिकुलर एरिथमियाज की वजह से होता है। ठीक है, अब इसके जो बहुत ही कॉमन एटियोलॉजी है वो है एक्यूट इस्कीमिया। तो 90% जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं तो उनको हमने कहा कि सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। इसके अलावा कॉजेज़ में माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, कार्डियोमायोपैथी और कोकेन अब्यूज़ भी जो है सडन कार्डियक डेथ करवा सकता है, क्योंकि उसमें वेज़ोस्पाज़म हो जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली एथेरोस्क्लेरोसिस का कॉज है। इरफान मसूद में भी देखिए सडन कार्डियक डेथ यानी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाए कार्डियक कॉजेज़ की वजह से, जो कि 1 घंटे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स हो, या फिर विदाउट द ऑनसेट ऑफ सिम्टम हो सकता है। अब अल्टीमेट इसका मैकेनिज्म है कि मोस्ट ऑफन जो है लीथल एरिथमियास की वजह से सडन कार्डियक डेथ होती है, या वेंट्रिकुलर, जैसे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है उसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। अब इसके अलावा ये कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से हो सकता है, एओर्टिक वाल्व के प्रोलैप्स की वजह से, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, मायोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम की एब्नॉर्मलिटीज़। ठीक है, इसमें मॉर्फोलॉजी में हमें बहुत ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस मिलती है कोरोनरी आर्टरीज की। क्रिटिकल मोर देन 75% स्टीनोसिस जो है वो इन्वॉल्व करेगी 1 और मोर ऑफ द 3 मेजर वेसल्स को, जो कि 80 to 90% केसेस में हमें मिला है। ठीक है, 75 से ज़्यादा क्रिटिकल स्टीनोसिस जिसको हम कहते हैं। अक्यूट प्लैक डिसरप्शन इसमें बहुत ही कॉमन है, उसके ऊपर थ्रोम्बोसिस हो जाएगी और सडन कार्डियक डेथ होगी। इसके अलावा हील्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्ट जो है वो 40% केसेस में मिलता है, और सब एंडोकार्डियल मायोसाइट वैक्यूलाइजेशन भी इसमें प्रोमिनेंट है मॉर्फोलॉजी में। दैट्स इट, ये टॉपिक हो गया। अब चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ द हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। इस टॉपिक में हम सिस्टमिक यानी लेफ्ट साइडेड हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ पढ़ेंगे, और पल्मोनरी हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ जिसको हम कोर पल्मोनल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ ये कॉन्सिक्वेंस होता है इंक्रीज डिमांड्स का, जो कि हमारे हार्ट पे हाइपरटेंशन ने रखती है। ठीक है, हाइपरटेंशन हुई है पेशेंट को, तो उसके हार्ट पे ज़्यादा डिमांड पड़ चुकी है। ठीक है, क्योंकि ब्लड ज़्यादा हो गया है, ब्लड प्रेशर, तो उसकी वजह से ये हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ होती हैं। तो ये क्या करवाएंगे, प्रेशर ओवरलोड
और वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी करवा देंगी। तो जैसा कि हमने चैप्टर 10 में पढ़ा, पिछले ब्लड वेसल्स वाले चैप्टर में, कि हाइपरटेंशन एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है जो कि कंसिडरेबल मॉर्बिडिटी के साथ एसोसिएटेड होता है और ये बहुत से ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसे हमारे हार्ट को, ब्रेन को और किडनीज़ को। अब जो कमेंट्स हैं यहाँ पे वो फोकस करेंगे स्पेसिफिकली मेजर कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस पे जो कि हाइपरटेंशन की होती हैं और जो प्रेशर ओवरलोड की वजह से होती हैं और वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी की वजह से। अब देखिए, मायोसाइट की हाइपरट्रॉफी जो है ये एक एडाप्टिव रिस्पॉन्स है। हमारे मायोसाइट्स हाइपरट्रॉफी कर जाएंगे इन रिस्पॉन्स टू द प्रेशर ओवरलोड की वजह से, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा है। ठीक है, अब इसमें जो है लिमिट्स होती हैं मायोकार्डियल एडाप्टिव कैपेसिटी की। हाउएवर एंड परसिस्टेंट हाइपरटेंशन इवेंचुअली कैन कल्मिनेट इन डिसफंक्शन। ठीक है, ये डिसफंक्शन करवा सकता है, कार्डियक डायलेशन करवा सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करवा सकता है और इवन सडन डेथ भी हो सकती है परसिस्टेंट हाइपरटेंशन अगर किसी को है। ठीक हो गया। आल्दो हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ जो है मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती है हमारी जो लेफ़्ट साइड है हार्ट की उसको, सेकेंडरी टू द सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन कैन आल्सो कॉज राइट साइडेड हाइपरटेंसिव चेंजेस जिसको हम कोर पल्मोनल कहते हैं। ठीक है, यानी किसी को अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है उसकी जो राइट साइड है हार्ट की ये अफेक्ट होगी, लेकिन अगर किसी को सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है तो उसको ये लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट अफेक्ट होती है। तो सबसे पहले डिटेल में हम सिस्टेमिक यानी लेफ़्ट साइड वाली हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ को डिटेल में करेंगे। अब जो क्राइटेरिया होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द सिस्टेमिक हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ अगर किसी को हुई है तो उसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं। एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी इन द एब्सेंस ऑफ अदर कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजी, फॉर एग्जांपल वाल्वुलर स्टीनोसिस। ठीक है, वाल्वुलर स्टीनोसिस वगैरह या कोई और कार्डियक पैथोलॉजी नहीं है कार्डियोवास्कुलर, तो उसकी एब्सेंस में अगर किसी को लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी मिल रही है तो इसका मतलब है उसको लेफ़्ट साइडेड हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी को हिस्ट्री है या पैथोलॉजिक एविडेंस है हाइपरटेंशन का। ठीक है, हाइपरटेंशन भी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। अब फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी इसने इस्टेब्लिश किया अनइक्विवोकली कि इवन माइल्ड हाइपरटेंशन जो होती है ना, जो सिर्फ 140/90 mmHg से थोड़ी बड़ी होती है, अबव होती है, माइल्ड हाइपरटेंशन जिसको हम कंसिडर करते हैं, तो ये इतनी काफ़ी है, सफिशेंट है, अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम से है तो इंड्यूस करवा दे हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी। रफली 25% जो यूएस की पॉपुलेशन है ये सफ़र करती है लीस्ट दिस डिग्री ऑफ हाइपरटेंशन से, एटलीस्ट। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में अब देखें तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि सिस्टेमिक हाइपरटेंशन जो है इम्पोज करती है प्रेशर हमारे हार्ट के ऊपर और ये एसोसिएटेड होती है ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस के साथ जो कि कुछ डिस्टिंक्ट होंगे फ्रॉम दोज कॉज्ड बाय द वॉल्यूम ओवरलोड, उससे थोड़े डिफरेंट होंगे। अब इसेंशियल जो फीचर है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ के वो है लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी, टिपिकली बिना वेंट्रिकल की डायलेशन के, अनटिल वेरी लेट इन द प्रोसेस। ठीक है, अभी डायलेशन नहीं होगी, वो लेट इन द प्रोसेस होगी। अब 11.16 फिगर देखें तो इसमें हमारे पास ये हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ दिखाया गया है। ये जो ए फिगर है इसमें सिस्टेमिक यानी लेफ़्ट साइडेड हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ दिखाया गया है। इसमें देखें बहुत ही ज़्यादा कंसेंट्रिक थिकनिंग हो गई है हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल की, जो कि रिडक्शन करवा रही है लूमेन के साइज़ में। वो उसकी वॉल की थिकनेस की वजह से लूमेन का साइज़ देखिए कम हो गया है। लेफ़्ट वेंट्रिकल और जो लेफ़्ट एट्रियम है ना, ये इस फिगर में दिखाए गए हैं ऑन द राइट, यानी ये राइट साइड वाले, इसमें राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल दिखाए गए हैं 4 चैम्बर व्यू ऑफ द हार्ट में। ठीक है, पेस मेकर जो है ये प्रेजेंट है इंसिडेंटली इन द राइट वेंट्रिकल, ये जो हमें एरो शो कर रहा है ये पेस मेकर यहाँ पे रखा गया है। नोट करें ऑल्सो इसमें जो है ना लेफ़्ट एट्रिया की डायलेशन भी हो गई है, जो कि इस सिंबल से दिखाया गया कि एट्रिया डायलेट हो चुका है ड्यू टू द स्टिफनिंग ऑफ द लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल की स्टिफनेस की वजह से ये एट्रिया डायलेट हुआ है और इसके अलावा इम्पेयर्ड डायस्टोलिक रिलैक्सेशन की वजह से डायलेट हो चुका है, जिसके नतीजे में एट्रिया का वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है, डायस्टोलिक रिलैक्सेशन इम्पेयर हुई है ना, तो उसकी वजह से एट्रिया का वॉल्यूम ओवरलोड हुआ है और एट्रिया डायलेट हो चुका है। उसके बाद अब ये बी फिगर अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास शोन है क्रोनिक कोर पल्मोनल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल देखें, इसमें जो ये दिखाया गया लेफ़्ट साइड पे ये राइट वेंट्रिकल है ना, ये जो है इसमें फिगर में मार्कली डायलेट हो चुका है और इसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है। इसके साथ साथ थिकेंड फ्री वॉल
एंड हाइपरट्रोफी ट्रेबिकुलाई हमें नज़र आ रहे हैं। अब देखिए शेप और जो वॉल्यूम है लेफ़्ट वेंट्रिकल की वो डिस्टोर्ट हो गई है बाय द इनलार्ज्ड राइट वेंट्रिकल की वजह से, ये डिस्टोर्ट हो चुका है। दैट्स इट। तो ये कोर पल्मोनल वाला आगे हम पढ़ेंगे उस टॉपिक में, अभी हमारा फोकस इस पे है। तो मॉर्फोलॉजी में कह रहा है कि हार्ट का जो वेट होगा ना वो इस सिस्टेमिक हाइपरटेंशन वाले केस में वो एक्सीड कर जाएगा 500 ग्राम जितना हो जाएगा। नॉर्मल कितना होता है 60 to 70 kg वाले एडल्ट में 320 से 360 ग्राम हमारे हार्ट का वेट होता है, लेकिन यहाँ पे ये 500 ग्राम का हो जाएगा। और लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल की थिकनेस जो है वो 20.0 सेंटीमीटर से भी बढ़ जाएगी। नॉर्मली कितनी होती है 1.2 से 1.4 सेंटीमीटर। अब ये दो चीज़ें हमें मिल रही हैं, ठीक है, इससे 2.0 से भी बढ़ जाएगी। अब जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो वॉल की थिकनेस है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, तो ये स्टिफनेस इम्पार्ट करेगी जो कि हमारे डायस्टोलिक फिलिंग को इम्पेयर करेगी, ठीक है, क्योंकि वो वेंट्रिकल स्टिफ हो गया है। तो उसके नतीजे में हमारे लेफ़्ट एट्रिया की भी डायलेशन हो जाएगी, जो हमने फिगर में देखा। अब जो लॉन्ग स्टैंडिंग सिस्टेमिक हाइपरटेंसिव वाली हार्ट डिजीज़ है काफ़ी टाइम से जो है, तो उससे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, यानी कि हाइपरट्रॉफिक लेफ़्ट वेंट्रिकल टिपिकली डायलेट कर जाएगा, जो जिसकी हाइपरट्रॉफी होगी वो डायलेट हो जाएगा। अब इसके माइक्रोस्कोपिक चेंजेस की बात करें तो ट्रांसवर्स जो डायमीटर होता है मायोसाइट्स का वो बढ़ जाएगा, और इसके साथ साथ हमें न्यूक्लियर इनलार्जमेंट भी प्रोमिनेंट होगी, और हाइपरक्रोमेजिया यानी जिसको हम बॉक्स कार न्यूक्लिया कहते हैं, हाइपरक्रोमेजिया भी हमें मिलेगा सिस्टेमिक हाइपरटेंशन वाले केस में, एज वेल एज इंटरसेल्युलर फाइब्रोसिस। अब इसको नोट करने के लिए 11.1D फिगर देखें, ये वाला, इसमें देखें हमारे पास शोन है, इसमें हाइपरट्रॉफिड मायोकार्डियम दिखाया गया है, ठीक है। और ये ना फोटो माइक्रोग्राफ्स जो हैं ये इसमें दिखाया गया है कि देखिए दोनों सेल का साइज़ भी और न्यूक्लियर साइज़ भी जो है वो बढ़ गया है हाइपरट्रॉफिड मायोसाइट्स में, ठीक है। तो इस तरह का कुछ दिखेगा हमें। अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो कंपनसेटेड जो हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ होती है ना, जो कंपनसेट हो जाती है, वो टिपिकली एसिम्टोमेटिक होती है, और ये सस्पेक्ट होती है ओनली फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर ऑन रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन। उससे हमें ये डिटेक्ट होती है, या फिर ईसीजी से या इकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स ऑफ द लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की फाइंडिंग से हमें पता चलता है कि इसको कंपनसेटेड हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, या फिर रूटीनली जो जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो हमें मिले। तो कुछ जो पेशेंट्स हैं डिजीज़ वाले, उनमें जो है पेशेंट्स में जो डिज़ीज़ है ये अटेंशन में आती है विद द ऑनसेट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन जब उनको होती है, ठीक है। अब ये क्यों हुई है, सेकेंडरी टू द लेफ़्ट एट्रिया की इनलार्जमेंट की वजह से हो रही है उनको एट्रियल फिब्रिलेशन, और या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप हो चुका है, उसकी वजह से उनको एट्रियल फिब्रिलेशन हुई, और तब जाके उनको अपनी बीमारी का पता चलता है। अब मैकेनिज़्म जो है जिससे उनकी हाइपरटेंशन जो है वो हार्ट फेलियर करवा रही है वो अभी तक इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड है, ठीक है। प्रिज्यूमेबली हाइपरट्रॉफिक हमारे जो मायोसाइट्स हैं ये फेल कर जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते एफिशिएंटली। पॉसिबली क्यों, क्योंकि उनमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ आ गई हैं न्यूली असेंबल्ड सार्कोमेयर्स में, और क्योंकि जो वास्कुलर सप्लाई है वो भी इनएडिक्वेट है टू मीट द डिमांड्स ऑफ द इंक्रीज्ड मसल मास। हाइपरट्रॉफी हुई है ना, मसल मास बढ़ा है, तो डिमांड इतनी जो है ब्लड सप्लाई की बढ़ गई है, तो वो मीट नहीं हो पा रही। अब डिपेंड करता है सीवियरिटी और ड्यूरेशन ऑफ द कंडीशन पे, जो अंडरलाइन कॉज है हाइपरटेंशन का उस पे, और इसके अलावा एडिक्वेसी ऑफ द थेरेपेटिक कंट्रोल पे। तो पेशेंट्स जो है नंबर 1 इंजॉय कर सकते हैं अपनी नॉर्मल लंबी ज़िंदगी, और मर जाएंगे अनरिलेटेड कॉजेज़ की वजह से। नंबर 2, या तो ये पेशेंट जो है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ डेवलप कर जाएंगे जो कि हाइपरटेंशन इफ़ेक्ट्स की वजह से हुई है, और ये पोटेंशिएट करेगा कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस को। जाहिर सी बात है हाइपरटेंशन है तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तीसरा, या तो ये रीनल डैमेज के साथ सफ़र करेंगे, या फिर सेरिब्रोवास्कुलर इनको स्ट्रोक हो सकता है जो कि वेसल वगैरह के रप्चर की वजह से ड्यू टू द एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होता है। चौथा, या तो इस तरह के पेशेंट जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। अब रिस्क जो है सडन कार्डियक डेथ का वो भी इस तरह के पेशेंट में बढ़ जाता है। इफ़ेक्टिव हाइपरटेंशन कंट्रोल करना ही उनको प्रिवेंट कर सकता है, यानी अगर इफेक्टिवली हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें तो प्रिवेंट कर सकते हैं या लीड कर सकते हैं इन द रिग्रेशन ऑफ द कार्डियक हाइपरट्रॉफी एंड इट्स अटेंडेंट रिस्क, यानी उनको अपने ब्लड प्रेशर को ही कंट्रोल करना है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है। दैट्स इट। इरफान मसूद से ये टॉपिक देख लेते हैं। पैथोमा में ये नहीं है मेंशन। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ हमने कहा कि ये रिस्पॉन्स होता है हमारे हार्ट का टू द इंक्रीज डिमांड्स
इंड्यूस्ड बाय द सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन, उसकी वजह से जो डिमांड बढ़ी है उन हाइपरटेंशन की वजह से, दोनों की वजह से, तो उसके रिस्पॉन्स में जो हार्ट ने जो रिस्पॉन्स दिया है उसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। दो तरह की होती है, सिस्टेमिक हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़, पल्मोनरी हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। सिस्टेमिक वाली को हम क्या कहते हैं, लेफ़्ट साइडेड हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। तो ये डायग्नोसिस इसकी दो क्राइटेरिया पे होती है, एक तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाए बिना किसी कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजी के, कोई और पैथोलॉजी ना हो और लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी कर गया है और दैट माइट हैव इंड्यूस्ड इट, ठीक है, मतलब कोई कार्डियो पैथोलॉजी भी नहीं है जिसने ये करवाया हो, तो उसके बगैर हमें लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी मिल रही है। एक ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। दूसरा, हमें हिस्ट्री मिले पेशेंट में कि उसको हाइपरटेंशन है, पैथोलॉजिक एविडेंस ऑफ हाइपरटेंशन। अब मॉर्फोलॉजी में हमें हाइपरटेंशन जो है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी करवा देगी, लेकिन डायलेशन के बगैर, याद रखना है आपने। इसके अलावा लेफ्ट एट्रिया की भी इनलार्जमेंट हमें मिलेगी। इसके अलावा उसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर है उसके मायोसाइट्स का, वो भी हमें ज़्यादा मिलेगा और इरेगुलर सेलुलर एंड न्यूक्लियर इनलार्जमेंट हो जाएगी, सेल्स की भी और न्यूक्लियाई की भी, वो बड़े बड़े से हो जाएंगे। ये सारी इसकी मॉर्फोलॉजी है। प्रेजेंटेशन पे इस तरह के पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनको प्रोग्रेसिव इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है, प्रोग्रेसिव उनका रीनल डैमेज हो सकता है, प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर और उनका सडन कार्डियक डेथ का भी रिस्क होता है, ठीक है, SCD। दैट्स इट। उसके बाद जो है आ जाए वापस बेसिक पे, तो दूसरी हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ जो कि हमारी पल्मोनरी हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ देख लेते हैं। कोर पल्मोनल कंसिस्ट करता है राइट वेंट्रिकल की हमारी हाइपरट्रॉफी हो जाए, ठीक है, कोर पल्मोनल में जो हमारे राइट वेंट्रिकल है इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है और डायलेट भी कर जाएगा। अब इसमें वर्ड डायलेट भी है और हाइपरट्रॉफी भी है, ठीक है, याद रखिएगा, वहाँ पे डायलेट नहीं था। ये फ्रीक्वेंटली क्यों होता है, ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से होता है, जो कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है और एट्रीब्यूटेबल टू द प्राइमरी डिसऑर्डर्स ऑफ द लंग पैरेन्काइमा या पल्मोनरी वास्कुलेचर, यानी मेन मसला हमारे लंग के पैरेन्काइमा में भी हो सकता है, इसके अलावा लंग के वास्कुलेचर में भी, तो उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुई, उस पल्मोनरी हाइपरटेंशन ने राइट साइडेड हार्ट फेलियर करवाया, राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से हार्ट डायलेट भी किया, हाइपरट्रॉफी भी हुई, तो उसको हम कह देते हैं कोर पल्मोनल। दैट्स इट। अब इसका जो फिगर है वो हम देख चुके हैं। अब ये जो टेबल है इसमें कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि प्री डिस्पोज करते हैं टू द कोर पल्मोनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, कोर पल्मोनल किस वजह से होता है। तो उसमें चार कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो ये पल्मोनरी पैरेन्काइमा की जो डिजीज़ हैं उसकी वजह से कोर पल्मोनल होता है, जिसमें हमारे पास है, ये लंग वाले चैप्टर में सारा हम पढ़ के आए हैं, COPD की वजह से कोर पल्मोनल हो सकता है, डिफ्यूज पल्मोनरी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस की वजह से, न्यूमोकोनियोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस और ब्रोंकिएक्टेसिस, ठीक है। अब कुछ डिजीज़ जो हैं पल्मोनरी वेसल्स की, वो भी जो है कोर पल्मोनल करवा देंगे, यानी कि अगर किसी को रिकरेंट पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो रहा है या प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, एक्सेसिव पल्मोनरी आर्टराइटिस जिसको हम ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस कहते हैं, ड्रग, टॉक्सिन या रेडिएशन की वजह से उसकी कोई वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है पल्मोनरी वेसल की, तो ये भी कोर पल्मोनल करवाएगा। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा पल्मोनरी ट्यूमर, एक्सटेंसिव पल्मोनरी ट्यूमर, माइक्रो एम्बोलिज्म हो गए हैं, तो उससे भी कोर पल्मोनल हो सकता है। थर्ड कैटेगरी है वो डिसऑर्डर्स जो कि चेस्ट की मूवमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, तो उससे कोर पल्मोनल कैसे होगा, कि जैसे कि काइफोसिस है, ये भी करवाता है। अगर किसी को पिकविकियन सिंड्रोम है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मार्क्ड ओबेसिटी है, तो चेस्ट की मूवमेंट अफेक्ट हो रही है, तो कोर पल्मोनल हो सकता है, और न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ में भी। फोर्थ कैटेगरी है वो डिसऑर्डर्स जो कि पल्मोनरी आर्टीरियल की कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दें, उसमें जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ऐसा होता है, हाइपोक्सीमिया में, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में और इडियोपैथिक एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन। तो इनमें जो है आर्टरीज जो है ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, और ये लीड करता है टू कोर पल्मोनल, ठीक हो गया। तो अब कह रहा है कि जो राइट वेंट्रिकल की डायलेशन और हाइपरट्रॉफी है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की भी वजह से हो सकता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से भी हो सकता है, उसके फेलियर की वजह से, या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की वजह से, और ये सब्सटेंशियली ज़्यादा कॉमन है बनस्बत, मतलब ये ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इस बात को हमने डेफिनेशन में से एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है, लेकिन ये इससे ज़्यादा कॉमनली इसी वजह की वजह से होता है। अब कोर पल्मोनल या तो अक्यूट ऑनसेट का होगा, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में होता है, ठीक है, कोर पल्मोनल अक्यूट ऑनसेट का, या फिर ये स्लोली भी हो सकता है इंसीडियस ऑनसेट का, जब प्रोलॉन्ग प्रेशर पड़ रहा, ओवरलोड हो रहा हो, इन द सेटिंग ऑफ द क्रोनिक लंग एंड पल्मोनरी वास्कुलर डिजीज़। अगर किसी को पल्मोनरी वास्कुलर डिजीज़ जो भी हमने टेबल देखा वो हो, या फिर क्रोनिक लंग की कोई डिजीज़ हो,
तो उनको ना उनका प्रेशर ओवरलोड होगा बहुत टाइम से, उनका ऊपर उनके हार्ट के ऊपर प्रेशर ओवरलोड होगा, जो कि स्लो ऑनसेट का कोर पल्मोनल करवाएगा। तो हमने डिफरेंट कॉजेज़ देख लिए, अक्यूट ऑनसेट के और स्लो ऑनसेट के कोर पल्मोनल के। मॉर्फोलॉजी पे आ जाए अब। अक्यूट कोर पल्मोनल जो है उसमें क्या होता है कि हमारा जो राइट वेंट्रिकल है ये सिर्फ जो है डायलेशन शो करेगा, याद रखिएगा, सिर्फ डायलेशन। या फिर अगर ये अक्यूट वाला कोर पल्मोनल का कॉज जो है एम्बोलिज्म है, एम्बोलिज्म की वजह से हुआ है और उसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है, तो उसमें हमें हार्ट जो है नॉर्मल ही साइज़ का नज़र आएगा, वरना जो है डायलेशन वैसे मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर कॉज एम्बोलिज्म है और मर गया है पेशेंट तो उसका हार्ट नॉर्मल साइज़ का होगा। दूसरा, मॉर्फोलॉजी में अब क्रोनिक कोर पल्मोनल की बात करें तो इसमें हमें राइट वेंट्रिकल की और ऑफन राइट एट्रिया की भी हाइपरट्रॉफी मिलती है, ठीक है। यहाँ डायलेशन की बात हो रही थी, ये हाइपरट्रॉफी की बात हो रही है। एक्सट्रीम वाले जो केसेस होते हैं उनमें जो राइट वेंट्रिकल की वॉल है इसमें थिकनेस जो है इसकी ये कंपेरेबल होगी या फिर इवन एक्सीड कर जाएगी बनिस्बत इस लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल के, ठीक है, एक्सीड कर जाएगी या उतनी ही होगी एक्सट्रीम केसेस में। तो इसका फिगर भी हम देख चुके हैं। अब जब वेंट्रिकुलर फेलियर जो है, अब फिगर आप देख लें एक बार अगेन तो आपको इजी हो जाएगा। देखिए इसका जो वॉल है वो इससे ज़्यादा एक्सीड कर गई है, ठीक है, इसकी थिकनेस में। जब वेंट्रिकल का फेलियर हो जाएगा ना, अब उस केस में हमारा ये राइट वेंट्रिकल भी और एट्रियम भी जो है ना ये ऑफन डायलेट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्रोनिक कोर पल्मोनल जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की सेटिंग में होता है, तो पल्मोनरी आर्टरीज ऑफन उनमें हमें एथेरोमेटस प्लैक्स मिलेंगी या कोई और लेजन्स मिलेंगी और ये रिफ्लेक्ट करता है लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेशर एलिवेशंस, ठीक है, यानी काफ़ी टाइम से प्रेशर उसमें बढ़ा हुआ है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन थी। दैट्स इट, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। समरी देख लें, हमने कहा हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ क्यों होता है। अच्छा, पहले ये इरफान मसूद से देख लें, पल्मोनरी हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ हमने कहा इसको हम राइट साइडेड हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ या कोर पल्मोनल कहेंगे। ये इसमें राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी भी होगी, डायलेशन भी होगी, ठीक है, और फेलियर हो जाएगा सेकेंडरी टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये अक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक। अक्यूट वाला हमने कहा कि मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बाद होता है। अक्यूट वाले में जो है बहुत ज़्यादा डायलेशन हो जाती है राइट वेंट्रिकल की और ये बिना वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी के होगा, याद रखना है आपने, हाइपरट्रॉफी नहीं होगी। क्रोनिक वाले को हम जो है कहते हैं कि उसमें जो है सेकेंडरीली होता है प्रेशर ओवरलोड, अगर प्रोलॉन्ग टाइम से, तो उसकी वजह से क्रोनिक कोर पल्मोनल होगा। इसमें राइट वेंट्रिकल की सिर्फ हाइपरट्रॉफी होगी और उसके साथ साथ डायलेशन भी होगी, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे अक्यूट वाले में याद रखना हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, सिर्फ डायलेट करेगा। अब पल्मोनरी हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ क्यों होती है? सीओपीडी की वजह से, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और वेजिनल ग्रेन्युलोमेटस। इससे ज़्यादा बेहतर है आप बेसिक वाली बुक में जो टेबल बना हुआ है उसको अच्छी तरह से याद कर लें, वो उसमें डिटेल में लिखा हुआ है उसके कॉजेज़, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे मार्क्स के लिए आपने वो याद करना है। दैट्स इट। अब आ जाते हैं इस चैप्टर की, इस टॉपिक की समरी पे। तो हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ हमने कहा कि अफेक्ट कर सकती हैं या तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को या फिर हमारे राइट वेंट्रिकल को। तो राइट वेंट्रिकल वाले केस में हमने कहा ये ज़्यादा मोस्ट ऑफन होता है प्राइमरी पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया, कोर पल्मोनल इसको हम कहते हैं। एलिवेटेड प्रेशर जो हमारे मायोसाइट की हाइपरट्रॉफी करवा देंगे और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस करवा देंगे, जो कि वाल की थिकनेस को और स्टिफनेस को बढ़ा देगा। फिर कह रहा है कि क्रोनिक प्रेशर ओवरलोड है अगर सिस्टेमिक हमारी हाइपरटेंशन का, तो ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी करवा देगा और ये ओफन लेफ्ट एट्रिया की भी डायलेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो डायस्टोलिक फिलिंग है वो वेंट्रिकल की जो है इम्पेयर हो चुकी है, तो उसकी वजह से लेफ्ट एट्रिया में एक्यूमुलेट होगा ब्लड और एट्रिया डायलेट करेगा। अब परसिस्टेंटली एलिवेटेड प्रेशर ओवरलोड जो है ना ये वेंट्रिकल की फेलियर करा देंगे विथ डायलेशन, यानी सिस्टमिकली जो प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, आफ्टर लोड बढ़ा हुआ है, तो आगे कैसे पंप करे वेंट्रिकल, तो उसकी डायलेशन हो जाएगी। कोर पल्मोनल हो जाता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से ड्यू टू द प्राइमरी लंग पैरेन्काइमा की या फिर वास्कुलर डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है। डिफरेंट कॉजेज हमने देखे इस टेबल में। अब हाइपरट्रॉफी दोनों हमारे राइट एट्रियम की भी और राइट वेंट्रिकल इसमें कैरेक्टरिस्टिक होती है कोर पल्मोनल में, और डायलेशन जो है ना ये ऑल्सो देखी गई है जब फेलियर सुपरवीन कर जाए, उसमें भी डायलेशन हो जाएगी। दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक पे, विच इज़ दी वाल्वुलर हार्ट डिजीज़, ठीक है। वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ में हम डीजेनरेटिव वाल्व डिजीज़, रूमेटिक वाल्वुलर डिजीज़, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और नॉन इन्फेक्टिव वेजिटेशन, ये 4 टॉपिक हम कवर करेंगे डिटेल में।
सबसे पहले वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ क्या होता है, ये रिजल्ट कर सकता है इन स्टीनोसिस, यानी इसकी वजह से स्टीनोसिस हो सकती है। इंसुफिशेंसी का मतलब होता है रीगर्जिटेशन या इनकम्पिटेंस हो जाए, ठीक है। तो स्टीनोसिस और इंसुफिशेंसी हो सकती है या दोनों हो सकती हैं वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ में, यानी वाल्व्स की ये डिजीज़ है। अब स्टीनोसिस क्या होता है कि अगर फेलियर हो जाए हमारे हार्ट के वाल्व्स का, कि वो ओपन करें, कम्प्लीटली ओपन करना ये फेल हो जाए और ऑब्स्ट्रक्ट कर दें फॉरवर्ड फ्लो को, तो हम इसको कहते हैं स्टीनोसिस। अब वाल्वुलर स्टीनोसिस जो है ना, ये ऑलमोस्ट ऑलवेज प्राइमरी कस्पल एबनॉर्मिटी की वजह से होता है, यानी इसके जो कस्प होते हैं ना हमारे वाल्व के, उसमें कोई प्राइमरी एबनॉर्मिटी है जो कि क्रोनिक प्रोसेस की वजह से हो सकता है, जैसे कैल्सिफिकेशन हो जाए अगर, या फिर वाल्व की स्कारिंग हो जाए, उसकी वजह से कस्प में एबनॉर्मिटी आई है और उसकी वजह से ये स्टीनोसिस हुई है। अब इंसुफिशेंसी को अगर बात करें तो ये रिजल्ट करता है जब फेलियर हो जाए वाल्व का, कि वो क्लोज करे कम्प्लीटली, उसमें ओपन नहीं कर पा रहा था, इसमें क्लोज नहीं करेगा कम्प्लीटली, जिसके नतीजे में थोड़ी रीगर्जिटेशन होगी, यानी बैक फ्लो होगा ब्लड का पीछे। अब वाल्वुलर इंसुफिशेंसी जो है, या तो इंट्रिंसिक कोई डिजीज़ है वाल्व के कस्प में, जैसे एंडोकार्डाइटिस फॉर एग्जांपल, या फिर उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में डिसरप्शन आ गई है, जैसे एओर्टा, माइट्रल एन्युलस, टेडियस कॉर्ड्स, या पेपिलरी मसल, या वेंट्रिकुलर फ्री वॉल, इनके कोई जो है ना, इनके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में कोई डिसरप्शन आ गई है, ये वजह हो सकती है। या वाल्व के कस्प की कोई डिजीज़ हो सकती है, यानी या तो इंट्रिंसिक कोई वाल्व के कस्प में डिजीज़ हुई है, या फिर बिना किसी प्राइमरी कस्पल इंजरी के इनके जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं ये सारे, इनमें कोई डिसरप्शन आ गई है, ठीक है। तो अब ये जो है ना, इनसफिशिएंसी एब्रप्टली अपीयर करती है, जैसे कि कॉर्डल रप्चर की तरह, ठीक है, या फिर ये इंसीडियसली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लीफलेट स्कारिंग एंड रिट्रैक्शन भी अपीयर कर सकती है, यानी लीफलेट की स्कारिंग हो गई और रिट्रैक्शन हो गई उसकी लीफलेट्स की, तो उसकी वजह से ये इंसफिशिएंसी हो सकती है। या फिर ये अचानक से कॉर्डल की रप्चर की वजह से भी हो सकती है, जो कॉर्डल टेंडन ही है ना, वो रप्चर कर गए और इंसफिशिएंसी हो गई। तो मतलब इसका ऑनसेट भी इंसीडियसली भी हो सकता है या एब्रप्टली भी हो सकता है।